बुनियादी सवाल तो यही है जो तमाम ख़वातीन को मेरे ख्याल में गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारे जो कंसल्टेंट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो बेशुमार टेस्ट बता देते हैं। तो इसका सही वक्त कब है डॉक्टर साहब? एक्सरे और अल्ट्रासाउंड, एक तो इसके दरमियान डिफरेंस क्या है और इसका सही वक्त क्या है, कब से इसका आगाज़ होना चाहिए? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अल्ट्रासाउंड और एक्सरे दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है। जो एक्सरेज हैं वो रेडिएशंस हैं, और जो अल्ट्रासाउंड है वो बेसिकली साउंड बीम होती है, और वो वहाँ से पिक करके आती है साउंड के ज़रिए से और आपको मॉनिटर पे दिखाती है। जहाँ तक आपका सवाल है कि जी प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे, तो माय फर्स्ट एडवाइस इज़ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ख़ास तौर पे अर्ली डेज़ में, फर्स्ट 3-4 मंथ्स में एक्सरेज नहीं करवाना चाहिए। उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं ओवर द ग्रोइंग बेबी। बल्कि मैं एक और आपको उससे भी बताता हूँ कि खातून के हवाले से, वेदर खातून इज़ प्रेगनेंट और नॉट प्रेगनेंट, इफ़ शी इज़ यंग, इफ़ शी इज़ मैरिड, इफ़ शी इज़ फर्टाइल, तो ये रूल ऑफ 10 होता है कि आपने जब भी कोई रेडियोलॉजी करानी है, एक्सरे कराने हैं, कोई पेट के कराने हैं, लंबर स्पाइन के कराने हैं, सीटी स्कैन कराना है, अगर आपके पास चॉइस है तो चॉइस में रूल ऑफ 10 होता है कि 10th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आप कराएं, वो सेफ़ होता है। ठीक है। लेटर हाफ में कराएंगे तो बात का लड़की हो सकता है प्रेग्नेंट हो गई हो, तो उसको चोट लगी तो एक्सरे कराया, तो हो सकता है दैट में बी हार्मफुल फॉर द ग्रोइंग बेबी विच इवन शी डजंट नो इट। सेकंड थिंग इज़ कि आपने कहा जी अल्ट्रासाउंड का कोई रिस्क नहीं है। ठीक है। ठीक है। किसी ज़माने में, हाँ, अल्ट्रासाउंड किसी ज़माने में होता था, थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन उसके लिए मैं दो बातें ज़रूर करना चाहता हूँ यंगस्टर्स के लिए, हमारे जो क्लिक करते हैं जी। तो तब होता है कि अगर आप ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कर रहे हो और प्रोब आपकी एक्टिव हो, फ्रीज ना की हो, एंड यू स्टे देयर अननेसेसरीली फॉर सम डायग्नोसिस पर्पसेस, तो अगर दरमियान में आपको मरीज़ से बात करनी पड़ जाती है तो उससे बेस्ट होता है कि उसी लम्हे जब आप मरीज़ से बात करें तो बटन फ्रीज का दबा दें। द प्रोब बिकम्स इनएक्टिव, दैन कैन टॉक टू द पेशेंट कि हाँ भी आपकी हिस्ट्री पूछनी है, मैंने बात पूछनी है, मुसलसल उसको ऑन ना रखें। ऑन रखें, एंड स्टे देयर एज मिनिमम एज रिक्वायर्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्लडर फुल करना और उसके बाद स्कैन करवाना, ये कितना सेफ प्रोसीजर हो सकता है कि डायरेक्टली, क्योंकि ब्लडर फुल होगा तो उसके थ्रू स्कैन होता है और फिर आपके बच्चे तक उतनी रेज नहीं पहुंचती अल्ट्रासाउंड की, ये इसलिए किया जाता है और ये फर्स्ट मंथ से स्टार्ट करवाया जा सकता है? कितने टोटल प्रेगनेंसी के अंदर, 9 माह के अंदर हमें अल्ट्रासाउंड करवा लेने चाहिए जो सेफ है? जो पहला अल्ट्रासाउंड है खातून का, जब भी उसके पीरियड्स मिस हों तो विद इन नेक्स्ट 2-3 वीक्स उसको अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है। ठीक है। उसे कहते हैं डेटिंग स्कैन। मैं अंग्रेज़ी का फिक्रा बोलता होता हूँ, टू मिस ए साइकिल डजंट क्वालिफाई यू टू बी प्रेग्नेंट। अगर ख़ातून के पीरियड नहीं आए, ससुराल में गई है तो महीना पीरियड नहीं आए, तो दैट डजंट मीन शी इज़ प्रेग्नेंट। तो बेस्ट इज़ कि आप 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते के दरमियान उसका पहला अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। अगर वो प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट नहीं है तो अल्ट्रासाउंड इज़ द मोस्ट सेंसिटिव टू डायग्नोज इट कि हाँ ये प्रेगनेंसी है। उसे कहते हैं हम डेटिंग स्कैन कहते हैं, कि उसी वक्त हम बता सकते हैं अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कि आपकी प्रेगनेंसी कब हुई और आपका बच्चा कब पैदा हो। इवन हम डेट ऑफ डिलीवरी भी आज ही डिसाइड करते हैं। और वो रिपोर्ट मैं ज़रूर अक्सर कहना चाहूँगा ख़वातीन से कि मेरा इम्तिहान ना लें, वो रिपोर्ट अपनी जेब में ना डालें, वो अपने हाथ में रखें। अच्छा। अक्सर होता है पूछता हूँ जी पता नहीं है, अक्सर मेरा इम्तिहान हो रहा होता है, तो आई एम क्वाइट सीनियर इन दैट एस्पेक्ट। तो मेरी रिक्वेस्ट होती है रिपोर्ट जो मुझे दे दे, ताकि मैंने उनको कंपेयर करना होता है, मैंने आपको उसका डिफरेंस बताना होता है कि उसका कंपैरिजन करना होता है कि आपकी प्रेगनेंसी कब हुई और डेट क्या है, ताकि आज बच्चा आपका छोटा आ रहा है या हेल्दी आ रहा है। हर खातून के बच्चे की हाइट, वेट, साइज डिफरेंट होता है, नरिशमेंट पे डिपेंड करते हैं, ऑल दिस फैक्टर्स। पहले अल्ट्रासाउंड का सबसे बड़ा एडवांटेज एक तो ये कि 8 हफ्ते पे आपकी डायग्नोज होती प्रेगनेंसी यूट्रस में है कि नहीं है, फिर यूट्रस के अंदर है, यूट्रस के टॉप पे है, यूट्रस के लोअर एंड पे है, या यूट्रस से बाहर है, जिसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वो एबनॉर्मल हो जाएगा। दैट इज एबनॉर्मल, दैट इज नॉट वायबल। आ रही थी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या जेनेटिकल है या फिर ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, और फिर ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी हो जाना या अदर आप किसी भी जगह पे कह रहे हैं, और फिर अगर जिन खवातीन के सी सेक्शन हो रहे हैं तो सी सेक्शन स्कार्स के बिल्कुल पास प्रेगनेंसी हो जाना, वो कितना उसके लिए, खातून के लिए भी डेंजरस है, और क्या वो ग्रो कर सकती है, उसके लिए क्या तरीक़ाकार होता है? मैं बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली जो आज से पहले तक इन्फॉर्मेशन थी, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स आउटसाइड यूट्रस, और उसमें 98% प्रेगनेंसी होती है वो होती है ट्यूब के अंदर, राइट। और इसकी वजह होती है इन्फेक्शन हो सकता है, कोई सर्जरी पे हुई उसलिए हो सकता है, इंटरवेंशन की उस वजह से हो सकता है,
और वो एनीवेयर आउट, ट्यूब में हो सकती है, ओवरी के साथ होती है, पेल्विस में हो सकती है, इवन एज हाई एज एब्डोमेन में हो सकती है। दीज आर ऑल एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। उनमें सबसे डेंजरस जो है वो ट्यूब की प्रेगनेंसी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 हफ्ते करा लीजिए। अगर ट्यूब की प्रेगनेंसी में 2 हफ्ते से पहले डायग्नोज नहीं होगा तो तीसरे चौथे हफ्ते में वो रप्चर हो जाती है। फिर पेशेंट आती है उस वक्त जब शी इज़ हेल्पलेस एंड नाउ दे नीड मेजर सर्जरी, जिसमें ब्लड लॉस हो रहा होता है। पेशेंट कैन गो इनटू स्टेटस ऑफ शॉक, बेहोश पे हो जाती है। आजकल जो अपनी बात की, जो बड़ी मैं आपके हवाले से सामने को बताना चाहता हूँ, वो है सी सेक्शन स्कार मार्क। इसकी मेन जो वजह हो रही है वो ख्वातीन हमारी जिनके ऑपरेशन हो रहे हैं डिलीवरी के वक्त। फाइब्रॉइड का भी ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा उन ख्वातीन में जिनके 2 बच्चे, 1 बच्चा, 3 बच्चे हुए ऑपरेशन के साथ, जिसको हम सी सेक्शन कहते हैं जी। तो आज उसको रिस्क है कि उसकी अगली प्रेगनेंसी उसी स्कार मार्क के ऊपर होती है। एंड दिस इज अनदर वैरायटी ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दिस इज नॉट नॉर्मल प्रेगनेंसी। इसलिए कि उस खतून के अंदर जो वहाँ लाइन होती है यूट्रस की बहुत थिन होती है। वो इतनी थिन होती है कि उसके 3 रिस्क होते हैं। अच्छा, नंबर 1, दिस लेडी will have bleeding throughout the pregnancy. Achha. Because it's very low lying. Number 2, it will have risk of abortion. Number 3, it will have risk of low lying placenta. Placenta जो आवल होती है वो नीचे आ जाती है, यूट्रस के मुंह पे आती है। और सबसे खतरनाक बात है कि इसकी जो ये जिसके खास तौर पर रिस्क है कि ये जो प्लेसेंटा है ये यूट्रस के साथ बाहर मसाने में चली जाती है। तो एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी एक तो ब्लीडिंग होती रहेगी, जब सर्जरी होगी, डिलीवरी होगी, तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी यूट्रस को भी सेक्रीफाइस करना पड़े और उसके साथ रिस्क होता है कि उसका मसाना भी होता है। अगर आपको पता चल गया है 6 हफ्ते में ये प्रेगनेंसी है तो ये भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। मैनेजमेंट भी मेडिकल मैनेजमेंट ही है विदाउट सर्जरी। इसमें डीएनसी की जाती थी, क्लियर किया जाता था, लेकिन चूंकि ऊपर वाली लाइन जो है मायोमीट्रियम कहते हैं बहुत थिन होती है तो रिस्क ऑफ रप्चर होता है। तो ये एक अच्छा, मैनेजमेंट के जब आता है कि डॉक्टर्स आप गायनिकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, वो आपको कहते हैं कि स्कैन करवाएं, स्कैन के अंदर एक टॉपिक प्रेगनेंसी आ गई है, पता चल गया आपको कि वो यूट्रस के अलावा और कहीं पर भी है और यहाँ आपके स्कार्स के सी सेक्शन स्कार्स के पास है और वो आपको डैमेज कर सकती है, तो फिर फॉर आपको रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या आपको उसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेनी चाहिए? इसका सही तरीकाकार क्या हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स जो वो रेफर करते हैं जी डॉक्टर सफदर मलिक साहब के पास पहुंच जाए ऐसी सिचुएशन में, तो उसमें फिर क्या करना चाहिए बेस्ट? उसकी 2 तरीके होते हैं। जो मैंने कह रहा हूँ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज़ मनी, डोंट सेव। अगर आपके बच्चे की खाली रिंग बनी हुई है, चाहे वो ट्यूब में है, चाहे वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, बहुत छोटा है, तो उस वक्त अगर इंट्रामस्कुलर टीका लग गया है आपको, मेथोट्रेक्सेट के जो लगाते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो प्रेगनेंसी वहीं पे ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाए। लेकिन अगर उसके अंदर रिंग इस साइज़ का हो गया, 10 मिलीमीटर से बड़ा हो गया और उसके अंदर हार्ट फीटल पोल आ गया हुआ है, फिर चांसेस ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट आर वेरी लो और सर्जिकल मैनेजमेंट आर वेरी लो। आप इन कंडीशन में डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, कर नहीं सकते, उसमें रिस्क है, कर ही नहीं सकते। 3 रिस्क मैंने आपको बताएं, ब्लीडिंग भी हो सकती है, अबॉर्शन भी हो सकती है, यूट्रस भी निकालना। यूट्रस तो अगर प्लेसेंटा प्रीवियर टाइप 4 हो गया और प्लेसेंटा एक्रीटा हो गया, यूट्रस में चला गया हुआ है, तो फिर यूट्रस भी सेक्रीफाइस करनी पड़ जाती है और रिस्क टू दी मदर भी होता है। और ये खतून 9 मंथ्स तक अनफॉर्चुनेटली बेड रेस्ट पे भी होगी और ब्लीड भी करती रहेगी। तो इसका आज हम पता कर सकते हैं और अगर आज है और टाइम गुजर गया तो फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएगी। इसमें दूसरा जो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि बात का ये खतून प्रेगनेंसी 8-10 हफ्ते तक आराम से चलाती है तो उसको नहीं पता चलता, क्योंकि कुदरत ने मायोमीट्रियम के अंदर, उस मसल के अंदर, यूट्रस के अंदर कैपेसिटी दी है थोड़ा सा उसको अफोर्ड करने की। 10 हफ्ते बाद, 12 हफ्ते बाद देन शी हैव कॉम्प्लिकेशंस। उस वक्त इसकी जो मैनेजमेंट, जो मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, इंजेक्शन लगा के उसको टर्मिनेट करते हैं, उसका एडवांटेज लेस है एज कम्पेयर टू इफ शी कम्स बाय 6 वीक्स। ठीक 6 वीक्स छोटा सा टाइनी पोल होता है, ब्लड क्लॉट होता है, तो उसकी मैनेजमेंट उसकी is much easier, much useful, much helpful to the patient as compared to later half of the